हेलो स्टूडेंट्स, हमने पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट शुरू किया था। इसके काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम टॉपिक नॉन फॉर्मल टेक्निक ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखित कार्य, मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे गणित में गृह कार्य, होमवर्क। देखो, आपको सब लोगों को पता होता है कि जब हम क्लास में जो स्टडी करवाते हैं उसके बाद दिया गया घर पे करने के लिए जो कार्य दिया जाता है उसे हम होमवर्क कहते हैं। तो गणित में गृह कार्य वह साधन है जो बालकों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के अवसर प्रदान करता है। कक्षा में शिक्षक सीमित परिस्थितियों में ही शिक्षण करा पाता है। गृह कार्य के माध्यम से उसे अर्जित ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए कहा जाता है। यानी उसने खुद ने कितना ग्रहण किया है उस कार्य को जब वो घर पे जाके करता है तो उसे हम गणित में गृह कार्य कहते हैं। गृह कार्य अभिभावक एवं शिक्षक के मध्य सेतु का कार्य करता है। कैसे? बच्चे ने घर पे जो कार्य किया उसकी जानकारी उसके पेरेंट्स को होती है और जो क्लास में वो करता है उसकी जानकारी उसके टीचर को होती है। यानी अभिभावक, पेरेंट्स और टीचर के मध्य ये गृह कार्य एक सेतु का कार्य करता है। यदि कोई बालक अपने गृह कार्य सफलतापूर्वक कर लेता है तो यह मान लिया जाता है कि वह प्रकरण यानी जो टॉपिक हमने उसे समझाया है या सुध उसने भली भांति समझ लिया है। देखिए, इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे शुद्धता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, स्पष्टता का सिद्धांत, यानी जो उसके गृह कार्य में जो प्रिंसिपल्स लागू होते हैं वो, उपयुक्तता का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत तथा क्रमबद्धता का सिद्धांत। अब हम यहाँ महत्व देखते हैं। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गणित में रुचि उत्पन्न होती है और मौलिक चिंतन तथा नियमित रूप से कार्य करने की आदत का विकास होता है। अब इसमें क्या क्या सावधानियां होती हैं? गृह कार्य पढ़ाई पाठ से संबंधित होना चाहिए। अगर हम पाठ से रिलेटेड गृह कार्य नहीं देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि उसका आंसर हमें किस प्रकार देना है। गृह कार्य की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए और छात्रों की क्षमता के अनुसार गृह कार्य की मात्रा व कठिनाई स्तर होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं गणित में समूह कार्य अथवा समूह अध्ययन। देखिए, समूह अध्ययन से मतलब होता है जब 4-5 विद्यार्थी छात्रों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर बैठकर अध्ययन करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे हम समूह अध्ययन कहते हैं। यानी समूह में किया गया अध्ययन समूह अध्ययन कहलाता है। समूह अध्ययन के अंतर्गत विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, शक्तियों आदि के आधार पर उचित प्रकार के समूह में बांट दिया जाता है। समूह अध्ययन छात्रों को गणित के अध्ययन में रुचि बढ़ाता है अथवा छात्र अपनी समस्याओं को सम्मिलित प्रयास द्वारा बिना किसी विशेष प्रकार का बोझ अनुभव किए प्रसन्नतापूर्वक हल कर सकते हैं। समूह अध्ययन में शिक्षक आसानी से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है, यानी बीच बीच में उनको गाइड करते रहते हैं उनके टीचर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गणित में स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी। जब हम कोई भी मैटर है या कोई भी कंटेंट है उसका खुद अपने आप से स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। यह अध्ययन का ऐसा ढंग है जिससे बच्चों में स्वयं कार्य करने, अपने आप तथा अपने आप पढ़ने की आदत बन जाती है। मतलब स्वयं अध्ययन के माध्यम से वो उसको खुद को पढ़ने की आदत का उसका विकास हो जाता है। अब इसके महत्व देखते हैं। स्व अध्याय में गणित के अध्ययन में छात्रों की स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो सकती है। बच्चे को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने में भी स्वाध्याय का विशेष महत्व है और स्वाध्याय बच्चों में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायक होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गणित में पर्यवेक्षित अध्ययन सुपरवाइज स्टडी। यानी जब हम बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए देते हैं तो टीचर बीच बीच में सुपरविज़न करते रहते हैं कि बच्चा ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं। अध्यापक के पूर्ण देख रेख या पर्यवेक्षण में विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला अध्ययन पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। इसके अब महत्व देखते हैं। इस प्रकार के अध्ययन क्रम में चाहे विद्यार्थी अलग अलग अध्ययन करें अथवा समूह में रहकर कार्य करें, उन पर निगरानी अच्छी तरह से रखी जाती है और छात्रों को उचित समय पे मार्ग निर्देशन भी मिलता रहता है।
अध्यापक विद्यार्थी की प्रगति से परिचित होते रहते हैं, मतलब विद्यार्थी ने कितना कार्य किया है, कितना अधूरा है, कितना पूर्ण कर लिया है, से अध्यापक को बीच बीच में उसकी जानकारी मिलती रहती है पर्यवेक्षण के माध्यम से। अनुशासनहीनता की समस्या को समाप्त करने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि टीचर बार बार में हमें देख रहा है या हमें बीच बीच में आके गाइड कर रहा है, तो अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त हो जाती है। अब इसमें लास्ट में आता है गणित में अभ्यासार्थ। अभ्यासार्थ प्रश्न वे कार्य हैं जो छात्रों को पाठ पढ़ाने से पूर्व या पाठ समाप्त हो जाने के पश्चात दिए जाते हैं। इन्हें घर पर या कक्षा में ही हल करना होता है। देखिए, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला है दोहराने वाले प्रश्न और सेकंड है पुनरीक्षण प्रश्न। दोहराने वाले प्रश्न उन कंसेप्ट या उन कंटेंट को कहते हैं जो छात्रों ने अभी अभी नए सीखे हैं या अभी उनमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है, यानी वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सेकंड है पुनरीक्षण यानी रिव्यू, यानी इस प्रकार के प्रश्न पहले बताए गए सिद्धांतों को दृढ़ करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि छात्र नए प्रत्ययों को सीखने के साथ साथ पुराने प्रत्ययों को भूल ना जाए, यानी उसे वो पुराने वाले भी रिवीजन उसको बीच बीच में कराते रहते हैं। आज का टॉपिक यही होता है और गणित शिक्षण अब आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।